Hello, my dear students. A very warm welcome to Fundu Tutor platform. My name is Sakshi Dua and I'm back with another informative video. बेटा इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम. जस्ट आपको अपना 1 आवर देना है एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप नेशनल इनकम के जितने भी न्यूमेरिकल्स है बेटा बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे और यू विल हैव द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम. बेटा बीइंग अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आई नो दैट कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत ज्यादा टिपिकल लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपकी ये प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व कर दिया जाए. क्यों ना आपका जो ये फियर होता है न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर को लेकर उसको ओवरकम कर दिया जाए. सो बेटा आई गारंटी यू, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहना. जस्ट गिव योर 1 आवर एंड ओवरकम योर फियर ऑफ न्यूमेरिकल्स फॉर नेशनल इनकम. सो आइए स्टार्ट करते हैं. तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक ट्रिक्स. बेसिक ट्रिक्स किस हिसाब की हैं, किस लिए हैं? बेसिक ट्रिक्स बेटा आपको हेल्प करने वाली हैं कन्वर्जन्स में. कन्वर्जन्स का क्या मतलब है मैम? बेटा कन्वर्जन का मतलब है कि अगर आपको जैसे जीडीपी एट एमपी दे रखा है क्वेश्चन में और आपको एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, तो आप जीडीपी एट एमपी की हेल्प से एनएनपी एट एफसी कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? या बेटा इसका उल्टा भी देख सकते हैं. एनएनपी एट एफसी आपको क्वेश्चन में दे रखा है और आपको उसकी हेल्प से जीडीपी एट एमपी को कैलकुलेट करना है, तो आप उसका फॉर्मूला खुद कैसे फ्रेम कर पाओगे? यानी कि बेटा हम बात करेंगे कन्वर्जन्स की कि एक एग्रीगेट से आपको दूसरे एग्रीगेट पे जाना है. लेट्स सपोज एनडीपी एट एमपी आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको उससे क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी. या एनडीपी एट एफसी आपको गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एफसी, राइट? तो आप ये कन्वर्जन्स कैसे करोगे? कैसे आप कौन से फॉर्मूले लगाने वाले हो जिससे आप ये कन्वर्जन्स कर पाओगे? तो हम इस वीडियो में सबसे पहले यही बात करने वाले हैं अबाउट द बेसिक ट्रिक्स कि कैसे आप एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पर जा पाओगे. सो बेटा आपको यहाँ पर 4 ट्रिक्स पता होना बहुत जरूरी है और वो पहली ट्रिक है अबाउट द फर्स्ट लेटर. जैसे बेटा आप देख रहे हो बॉक्स के अंदर मैंने 2 आइटम्स लिखी हुई हैं. एक है जीडीपी एट एमपी, सेकंड है बेटा एनएनपी एट एफसी. तो अब फर्स्ट लेटर इनका ये वाला है. फर्स्ट लेटर क्या क्या हो सकता है बेटा? फर्स्ट लेटर या तो जी हो सकता है या क्या हो सकता है? एन हो सकता है. तो अगर फर्स्ट लेटर जी है तो हम उसे प्रोनाउंस करते हैं ग्रॉस. अगर फर्स्ट लेटर एन है तो हम उसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? नेट. ओके तो मैम इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो बेटा ग्रॉस से अगर आपको नेट चाहिए या नेट से ग्रॉस पर जाना है, आपको यूज करना होगा डेप्रिसिएशन. क्या यूज करना होगा? डेप्रिसिएशन बेटा. और ग्रॉस होता है बड़ा और नेट होता है छोटा. अगर बेटा आपको नेट कैलकुलेट करना है और ग्रॉस आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको क्या करना है? ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देना है, क्योंकि आपको बड़े से छोटे पे जाना है. जैसे कि मैंने अभी बताया कि ग्रोस क्या होता है बेटा? बड़ा होता है और नेट क्या होता है? छोटा होता है. सो आपको ग्रोस क्वेश्चन में गिवन है और ग्रोस से नेट पर जाना है, यानी कि आपको बड़े से छोटे पर जाना है. और हमें पता है कि जब भी हम बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जाएंगे तो हम बड़े नंबर में कुछ ना कुछ क्या करते हैं? माइनस करते हैं. सो इसलिए आपको ग्रोस में से डेप्रिसिएशन क्या करना होगा? माइनस करना होगा अगर आपको नेट पर जाना है. एंड वाइस वर्सा बेटा, अगर आपको नेट गिवन है और आपको ग्रॉस कैलकुलेट करना है. अभी मैंने आपको बताया कि नेट क्या होता है? छोटा होता है और ग्रॉस क्या होता है? बड़ा होता है. तो अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है बेटा, तो छोटे वाले में क्या करेंगे? ऐड करेंगे कुछ ना कुछ. तो हम नेट में ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन टू गेट द ग्रॉस, बिकॉज वी नो दैट कि कभी भी हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है या नेट से ग्रॉस पे जाना है तो कौन सा टूल यूज होने वाला है? टूल जो यूज होने वाला है वो है डेप्रिसिएशन. अब यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन बेटा डेप्रिसिएशन की भी होनी चाहिए. और वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन है बेटा डेप्रिसिएशन के सिनोनिम्स क्या है, डेप्रिसिएशन के अदर नेम्स क्या हैं. तो बेटा डेप्रिसिएशन के अदर नेम्स हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. मतलब हम डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नेम से भी बोलते हैं और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोला जाता है डेप्रिसिएशन को. बेटा 99% न्यूमेरिकल्स में डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होगा.
डेप्रिसिएशन बेटा आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नेम से गिवन होगा। आइए आगे चलते हैं बेटा। और कुछ हिडन वेज है ऑफ फाइंडिंग डेप्रिसिएशन। कई बार आपको क्वेश्चन में खुद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है, हिडन होती है इंफॉर्मेशन अबाउट द डेप्रिसिएशन। कैसे हिडन होती है बेटा, आपको किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, एसेट गिवन विद लाइफ स्पैन एंड कॉस्ट। आपको एसेट का लाइफ स्पैन यानी कि कितना एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी लाइफ स्पैन दिया जाता है और साथ में उसकी कॉस्टिंग दी जाती है कि कितने में उस एसेट को परचेज किया था। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा फिक्स्ड एसेट्स विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का लाइफ स्पैन है किसका, फिक्स्ड एसेट का। तो यहाँ पे एसेट दे दिया विद लाइफ स्पैन और 1 लाख की इसकी क्या है, कॉस्टिंग है। 1 लाख की कॉस्टिंग है और लाइफ स्पैन कितना है बेटा, 10 ईयर्स। तो इस केस में डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा बेटा बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट अपॉन में लाइफ स्पैन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 लाख अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू 10,000। तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया बेटा, 10,000। क्या मैम और भी कोई तरीका है डेप्रिसिएशन निकालने का? यस बेटा, और भी डिफरेंट वेज में आपको डेप्रिसिएशन दिया जा सकता है क्वेश्चंस में। कैसे दिया जा सकता है, व्हेन ग्रोस एंड नेट ऑफ द सेम आइटम इज गिवन। बेटा आपको सेम आइटम का ग्रोस भी गिवन हो सकता है और सेम आइटम का नेट भी गिवन हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस में आपको ग्रोस में से नेट को माइनस कर देना है टू गेट द डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं बेटा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है हमें 10,000, नेट कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है 8,000। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन का ही ग्रोस दे रखा है और कैपिटल फॉर्मेशन का ही नेट आपको गिवन है। तो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 10,000 माइनस 8,000 विच इज 2,000। सो यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 2,000। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं दूसरी बेसिक ट्रिक की, जो कि है सेकंड लेटर से रिलेटेड। जैसे आप देख पा रहे हैं बॉक्स के अंदर है एक तो जीडीपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफसी। तो आप देख पा रहे हैं सेकंड लेटर एक तो यहाँ पर डी है और यहाँ पर क्या है, एन है। तो बेटा सेकंड लेटर या तो डी हो सकता है या एन हो सकता है। डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक बेटा एंड एन स्टैंड्स फॉर नेशनल। और जो टूल यूज होता है डोमेस्टिक से नेशनल कैलकुलेट करने के लिए या नेशनल से डोमेस्टिक को कैलकुलेट करने के लिए, वो टूल यूज होता है बेटा एनएफआईए का। एनएफआईए क्या होता है, एनएफआईए की फुल फॉर्म है बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एनएफआईए की फुल फॉर्म क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि एनएफआईए को बेटा यूज करके हम क्या करते हैं, हम डोमेस्टिक से नेशनल कैलकुलेट कर सकते हैं एंड नेशनल से डोमेस्टिक कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा अगर आपको नेशनल कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, डोमेस्टिक में एनएफआईए को ऐड करना होगा, और अगर आपको डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है तो आपको नेशनल में से एनएफआईए को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा एनएफआईए के बारे में भी आपको कुछ नॉलेज और होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चंस में एनएफआईए डायरेक्टली गिवन हो। क्वेश्चंस में एनएफआईए बेटा इनडायरेक्टली गिवन भी हो सकता है आपको, और आपको उसके बदले में उसके क्या गिवन होंगे, कंपोनेंट्स गिवन होंगे। एनएफआईए के कंपोनेंट है बेटा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो कई बार आपको खुद कैलकुलेट करना होगा एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आपको खुद कैलकुलेट करना होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा बेटा NFIA is equal to factor income from abroad minus factor income to abroad। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे अगर आपको किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में ऐसे गिवन हो सकता है, जैसे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यहाँ पर कितना दे दिया 10,000 एंड फैक्टर इनकम टू एब्रॉड कितना दे दिया 4,000। तो यहाँ पर आप NFIA खुद निकाल लोगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 10,000 में से फैक्टर इनकम टू एब्रॉड 4,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो कि अब हमारे पास आ गया 6,000। तो आपका NFIA कितना है 6,000। अच्छा मैम अगर इन दोनों में से कोई एक चीज हमें ना दे रखी हो, बेटा अगर ये दोनों चीजें गिवन होती हैं क्वेश्चन में तो हमेशा डायरेक्टली गिवन होती हैं।
अगर आपको इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं दे रखी तो आप क्या करेंगे, आप उससे 0 ले लेंगे। जैसे लेट सपोज बेटा आपको सिर्फ क्वेश्चन में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नहीं दे रखा है, तो आप क्या करोगे, NFIA कैलकुलेट करते टाइम 10,000 माइनस 0 कर दोगे। मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की जगह आप क्या पुट करोगे, 0। तो NFIA कितना आ जाएगा इस केस में, 10,000। नेक्स्ट बेटा, और आपको ट्रिकी क्वेश्चंस में कई बार नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन होता है। जैसे कि बेटा आपको पता है हमें चाहिए होता है नेट के साथ फ्रॉम, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, टू गिवन है। तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करोगे बच्चे, साइन चेंज कर दोगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का टू कैलकुलेट NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम कैलकुलेट करने के लिए, फ्रॉम अब्रॉड यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको 10,000 गिवन है, तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड खुद निकाल लोगे, आप साइन चेंज करोगे जस्ट। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है तो अब आप क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे। 10,000 नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड था, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो गया, माइनस 10,000। अगर बेटा ये माइनस में होता, लेट सपोज ये माइनस 5,000 होता नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, 5,000। नेक्स्ट बेटा, थर्ड बेसिक ट्रिक इज अबाउट द थर्ड लेटर। आप देख पा रहे हैं बॉक्स में, थर्ड लेटर हमेशा क्या रहता है बेटा, P ही रहता है, और P क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब क्योंकि ये आइटम हमेशा, ये वाली जो भी लेटर है ये हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, तो इसमें हमें कुछ ऐड या लेस करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे MP एंड FC की। MP स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस, FC स्टैंड्स फॉर फैक्टर कॉस्ट। और अगर इन दोनों में से कोई एक चीज आपको दे रखी है और दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपको यूज करना होगा बेटा NIT का, विच इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है NIT। आपको क्या करना है, अगर आपको MP कैलकुलेट करना है FC से, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT। और अगर आपको FC कैलकुलेट करना है MP से, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा FC इज इक्वल टू MP माइनस NIT। तो बेटा अब NIT के बारे में कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। NIT बेटा जरूरी नहीं है आपको कि हमेशा डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन हो। NIT के कंपोनेंट्स गिवन हो सकते हैं, जो कि है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो बेटा NIT आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा, NIT का फॉर्मूला है NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आप सब्सिडीज को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, NIT आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे 10,000 है एंड सब्सिडीज कितनी है, 8,000। तो NIT अगर आपको कैलकुलेट करना है तो NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सो 10,000 माइनस 800 इक्वल टू 2,000। मैम क्या NIT कभी नेगेटिव भी आ सकता है? यस बेटा, NIT भी नेगेटिव आ सकता है, NFIA भी नेगेटिव आ सकता है। नेशनल इनकम के चैप्टर में कोई भी टूल आपका नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और 0 भी हो सकता है। नेक्स्ट बेटा, कई बार NIT और डिफरेंट तरीके से गिवन होता है, तो आपको उसके बारे में टैक्सेस की नॉलेज होनी चाहिए। ज्यादा यहाँ पर नॉलेज की नीड नहीं है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो टैक्सेस हैं वो 2 में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है बेटा डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो डायरेक्ट टैक्सेस तो हमें इग्नोर करने हैं जब भी NIT कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत होती है जब हम NIT को कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे कौन से होते हैं, ये होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड टैक्स, प्रॉफिट टैक्स एंड इनकम टैक्स। आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 टैक्सेस लर्न कर लीजिए और बाकी जो बच जाएंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे। जैसे टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एक इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्सेस ऑन सेल्स, जो भी टैक्सेस सेल्स के ऊपर लगाए जाते हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। एक्साइज ड्यूटी, GST, कस्टम ड्यूटी। कई बार बेटा ड्यूटी वर्ड भी टैक्स को ही डिनोट करता है और कहीं बार एक्साइज ड्यूटी की जगह आपको सिंपल एक्साइज भी दिया होता है, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स में ही काउंट होगा। तो देखते हैं बच्चे, यहाँ पे जैसे हमें NIT कैलकुलेट करना है और हमें क्या दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, GST, सब्सिडीज। तो बेटा हमें सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस देखने हैं,
तो कॉर्पोरेट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स होता है, इग्नोर कर देंगे। एक्साइज ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इसे कंसीडर करा जाएगा। कस्टम ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इसे कंसीडर किया जाएगा। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इसे भी कंसीडर किया जाएगा। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल लिए हमने, एक्साइज ड्यूटी प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस जीएसटी को ऐड करके। सो ये आ गया बेटा 10,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 विच इज 19,000। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू आ चुकी है 19,000। अब हम एनआईटी का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल टू indirect taxes minus subsidies. So 19,000 minus 2,000 which is 17,000. नेक्स्ट बेटा अब देखते हैं कन्वर्जन। अब आपने चारों के चारों ट्रिक्स देख ली हैं कन्वर्जन की। तो लेट सपोज बेटा जीडीपी एट एमपी आपको गिवन है क्वेश्चन में, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी बेटा, एनएनपी एट एफसी ही आपकी नेशनल इनकम होती है। तो जो भी आपको कैलकुलेट करना है उसका हम फॉर्मूला फ्रेम करते हैं, तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं फॉर्मूले के, और जो आपको गिवन होता है उसे आपको राइट हैंड साइड पर लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है, तो बेटा फर्स्ट लेटर जी से आपको एन पर जाना है। तो मैंने आपको बताया था ग्रोस से नेट पर जाने के लिए क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। और डी से एन पर जाने के लिए, सेकंड लेटर डी से सेकंड लेटर एन पर जाने के लिए, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए आपको एनएफआईए क्या करना होता है, ऐड करना होता है। पी तो बेटा पी ही रहेगा, तो देयर इज नो नीड टू डिडक्ट और ऐड एनीथिंग। फिर उसके बाद आपको एमपी से एफसी पर जाना है, मतलब मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एनआईटी माइनस करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमने फ्रेम कर लिया। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे, अगर आपको एनएनपी एट एफसी गिवन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। तो हम फॉर्मूला फ्रेम करेंगे जीडीपी एट एमपी का। तो जीडीपी एट एमपी इक्वल टू, और जो चीज हमें गिवन है एनएनपी एट एफसी गिवन है, उसे हम राइट हैंड साइड लिख लेंगे। तो फर्स्ट लेटर एन से आपको फर्स्ट लेटर जी पर जाना है, यानी कि नेट से ग्रोस पर जाना है। तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। सेकेंड लेटर एन से सेकेंड लेटर डी पर जाना है, यानी कि नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है। तो आपको एनएफआईए क्या करना है, माइनस करना है बेटा। पी तो पी ही रहता है, यानी कि प्रोडक्ट। एंड एफसी से आपको एमपी पर जाना है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पर जाना है। तो आप एनआईटी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आई होप यहाँ पर बेटा आपको समझ में आया होगा कि एक एग्रीगेट दे रखा होता है तो दूसरे एग्रीगेट पर हम कैसे पहुंचते हैं। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम की। बेटा देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नंबर 1 इज एक्सपेंडिचर मेथड, नंबर 2 इज इनकम मेथड एंड नंबर 3 इज वैल्यू एडेड मेथड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चीज पहले क्वेश्चन में देखनी है, और वो आपको क्या देखनी है कि कैपिटल फॉर्मेशन के साथ आपको फिक्स्ड वर्ड गिवन है या नहीं है। अगर बेटा फिक्स्ड वर्ड गिवन है, इफ फिक्स्ड वर्ड इज गिवन, अगर आपको फिक्स्ड वर्ड गिवन है तो आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी का लगाना है। अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं गिवन है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन के साथ फिक्स्ड वर्ड नहीं है, तो फिक्स्ड वर्ड नहीं गिवन है तो आपको ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी का निकालना है, लगाना है। ओके, तो मतलब आपके पास जीडीपी एट एमपी के 2 फॉर्मूले हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन के साथ बेटा फिक्स्ड वर्ड गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा जीडीपी एट एमपी को कैलकुलेट करने का। और अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड गिवन नहीं है कैपिटल फॉर्मेशन के साथ, तो आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना होगा जो कि पिंक कलर से अपीयर हो रहा है। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूलाज। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट ऑब्लिक पर्सनल ऑब्लिक हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। दूसरा फॉर्मूला है बेटा जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। बेटा यहाँ पे ध्यान रहे, कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, तो यहाँ पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी दिया हो सकता है, और यहाँ पर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी आपको गिवन हो सकता है। ओके, तो बेटा एक बार आपने जीडीपी एट एमपी निकाल लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, एनएनपी एट एफसी निकालने का। और एनएनपी एट एफसी का फॉर्मूला फिर आपको पता है, खुद आप फ्रेम कर सकते हैं। एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। तो आइए बेटा देखते हैं ये क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। और आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 10,000, नेट एक्सपोर्ट्स 5,000, डेप्रिसिएशन 1,000, एनआईटी 3,000, एनएफआईए 2,000। तो बेटा आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है कि कैपिटल फॉर्मेशन के साथ फिक्स्ड वर्ड दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आपको गिवन है, यानी कि फिक्स्ड वर्ड गिवन नहीं है। और मैंने आपको अभी बताया जब फिक्स्ड वर्ड गिवन नहीं होता है तो हम जीडीपी एट एमपी का सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि क्या है, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। फिर बेटा जो भी क्वेश्चन में हमें ये पूरी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज गिवन है जो जो चाहिए, तो हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 10,000 एंड नेट एक्सपोर्ट्स 5,000। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है बेटा जीडीपी एट एमपी विच इज 85,000 रुपीज। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। और वो हम कैसे करते हैं, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। तो यहाँ पर बेटा हमें क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी गिवन है, एनआईटी की वैल्यू भी गिवन है, एनएफआईए की वैल्यू भी गिवन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे। जीडीपी एट एमपी हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो कितना था 85,000। डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,000 एंड एनएफआईए 2,000, एनआईटी इज 3,000। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एनएनपी एट एफसी कितनी आ रही है, एनएनपी एट एफसी आ रहा है बेटा 83,000। सो द नेशनल इनकम इज 83,000। तो बेटा अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको ध्यान में रखना है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम। चेंज इन स्टॉक, बेटा जरूरी नहीं है चेंज इन स्टॉक हमेशा आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो, ये इनडायरेक्टली गिवन भी हो सकता है। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा, स्टॉक का अदर नेम इन्वेंट्री भी होता है, मतलब चेंज इन स्टॉक की जगह आपको क्वेश्चन में चेंज इन इन्वेंट्री भी दिया हो सकता है। दूसरी चीज बेटा, आपको क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो सकता है। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आपको क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को क्या करना होगा, माइनस करना होगा टू गेट चेंज इन स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 800, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1000, तो चेंज इन स्टॉक आप कैसे निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक विच इज 800 माइनस 1000 विच इज माइनस 200। बेटा चेंज इन स्टॉक भी आपका नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट बेटा, इंक्रीज इन स्टॉक या राइज इन स्टॉक, ये अदर नेम है चेंज इन स्टॉक का। जैसे अगर आपको इंक्रीज इन स्टॉक दे रखा है तो मतलब ये क्या है, ये चेंज इन स्टॉक है। जैसे इंक्रीज इन स्टॉक आपको यहाँ पे 10,000 गिवन है, तो चेंज इन स्टॉक भी क्या हो जाएगा बच्चे, 10,000। नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन में फॉल या डिक्रीज इन स्टॉक गिवन होता है बेटा, इस केस में आपको साइन को चेंज करना होगा इसके टू गेट चेंज इन स्टॉक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा है 10,000, तो बेटा ये पॉजिटिव 10,000 है,
आपको क्या करना होगा, चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए इसका साइन चेंज करना है, तो इसका क्या हो गया, -10,000। सो चेंज इन स्टॉक इज -10,000। तो मतलब सिंपल सी ट्रिक है कि अगर आपको डिक्रीज इन स्टॉक या फॉल इन स्टॉक दे रखा है, तो अगर तो डिक्रीज इन स्टॉक पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक। अगर डिक्रीज इन स्टॉक आपके पास नेगेटिव है तो आप उसे क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट बेटा, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स को भी जरूरी नहीं है ये भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो। नेट एक्सपोर्ट्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में एक्सपोर्ट्स से रखा है 8,000, इंपोर्ट्स से रखा है बेटा 6,000, तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, which is equal to 8,000 minus 6,000, which is equal to 2,000. So यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स हमारा कितना आ गया, 2,000। नेक्स्ट बेटा, कई बार क्वेश्चंस में आपको नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट्स गिवन होता है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप नेट इंपोर्ट्स का जो आपको गिवन है आप उसका साइन चेंज कर दीजिए और आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे, आप कैलकुलेट कर पाओगे बेटा नेट एक्सपोर्ट्स को। मतलब नेट इंपोर्ट्स अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स, एंड वाइस वर्सा। जैसे बेटा यहाँ पे नेट इंपोर्ट्स आपके पास है -8,000, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, अब मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स आ गया है 8,000। नेक्स्ट बेटा, अनदर क्वेश्चन इज देयर, कैलकुलेट नेशनल इनकम। हमें यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और देखते हैं बेटा हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अनदर नेम ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है बच्चे, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्या कि आपको नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, फिक्स्ड वर्ड तो लगा हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन के साथ, बट यहाँ पर आपको नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, जबकि हमें फॉर्मूले में बेटा जीडीपी एट एमपी के फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लेंगे क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन यहाँ पर डेप्रिसिएशन के सिनोनिम से गिवन है, विच इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यस बेटा, ये रहा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, 1000। तो आप क्या करेंगे, 10,000 और 1000 को ऐड कर देंगे टू गेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11,000। अच्छा, यहाँ पे नेट इंपोर्ट्स गिवन है। नेट इंपोर्ट्स बेटा आपको नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन है। आप क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये -5,000 है, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा बेटा, 5,000 हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दिया है आपको, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बेटा यहाँ पर भी ट्विस्ट है क्वेश्चन में, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं टू गेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पर जैसे ये 2,000 आपको दे रखा है, तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, -2,000। और आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, और आपको गिवन है एनआईटी विच इज 4,000। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम कैसे निकाल लेंगे इसको, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन में हमें नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 10,000 दे रखा है, एंड डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नेम से यहाँ पर गिवन है वो 1000 है। तो हमारे पास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ चुका है, हमारे पास आ चुका है बेटा ये 11,000। आपको क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स गिवन है -5,000, तो साइन चेंज कर देंगे टू गेट द नेट एक्सपोर्ट्स। सो नेट एक्सपोर्ट्स हमारे पास हो गए +5,000। तो अब बेटा हम जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला लगाएंगे। और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें कैपिटल फॉर्मेशन के साथ फिक्स्ड वर्ड गिवन है, तो हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे जीडीपी एट एमपी निकालने के, तो फर्स्ट वाला जो बताया था बेटा वो वाला यहाँ पे लगेगा, विच इज जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो बेटा हमें ये वैल्यूज हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 50,000,
Government final consumption expenditure is 20,000. Gross fixed capital formation is 11,000 and change in stock is 3,000 and net export is 5,000. So we get here GDP at MP कितना आ गया बेटा? GDP at MP है हमारे पास 89,000. आगे बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है NNP at FC. तो हम फॉर्मूला लगा देंगे NNP at FC is equal to GDP at MP minus depreciation plus NFIA minus NIT. So यहाँ पर बेटा आपको GDP at MP हमने कैलकुलेट कर ही लिया है 89,000. डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नेम से गिवन है विच इज 1000. NFIA अब यहाँ पर ट्विस्ट था क्वेश्चन में, है ना. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा था बेटा, तो हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे टू गेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज -2000. तो यहाँ पर हमारे पास NFIA कितना है? -2000 माइनस NIT हमें डायरेक्टली गिवन है जो कि है 4000. तो यहाँ पे बेटा कैलकुलेट करके हमारे पास आ चुका है NNP at FC विच इज 82,000. तो यहाँ पर नेशनल इनकम आई है बेटा 82,000. नेक्स्ट बेटा अब हम देखेंगे कि अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है इनकम मेथड से तो हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे. तो आइए बेटा देखते हैं. सबसे पहले आपको NDP at FC कैलकुलेट करना है जो कि हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है. तो बेटा NDP at FC को कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? NDP at FC इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. उसके बाद आपको क्या करना है? NDP at FC में बेटा NFIA को ऐड करना है टू गेट NNP at FC. तो आइए बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारे सामने. नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है 50,000. ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है 20,000. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है 10,000. NFIA गिवन है 5,000. तो सबसे पहले बेटा हम कैलकुलेट करेंगे NDP at FC विच इज इक्वल टू COE यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. So compensation of employees 50,000, operating surplus is 20,000 is given in the question and mixed income is beta 10,000. So we get 80,000 as domestic income. NDP at FC is 80,000. Now beta we will calculate NNP at FC using the formula NNP at FC is equal to NDP at FC plus NFIA. So 80,000 plus NFIA 5,000 हमें given है. So 80,000 में 5,000 ऐड कर दिया बेटा. 85,000 is the national income. नेक्स्ट बेटा अब आपको इनकम मेथड को करते टाइम कौन सी चीजों का ध्यान रखना है बच्चे? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का अदर नेम है बेटा इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज. यस बेटा आपको क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की जगह क्या गिवन हो सकता है? इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज. दूसरी बात, क्या मैम ये हमेशा क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली गिवन होते हैं? नो बेटा, ये आपको इनडायरेक्टली गिवन भी होते हैं. तो आपको इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे कैलकुलेट करना होता है उसका फॉर्मूला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल टू वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. मतलब बेटा ये तीनों चीजें आपको ऐड करनी होंगी तो आपके पास क्या आएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. आई रिपीट, कौन सी तीन चीजें ऐड करनी है बेटा? नंबर 1 वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, नंबर 2 वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, नंबर 3 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेटा कई बार एब्रीविएशन भी यूज हो जाती है SS स्कीम्स. और आपको बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय वाला आपको नहीं लेना है. आपको कौन सा लेना है? एम्प्लॉयर, EMPLOYER वाला, एम्प्लॉयर वाला. एम्प्लॉय वाला हमें नहीं लेना है. कई बार क्वेश्चन में आपको दोनों गिवन होते हैं तो आपको एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बेटा वो वाला इग्नोर करना है. और जरूरी नहीं है बच्चे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश भी दे रखा हो, काइंड भी दे रखा हो. अगर इन दोनों में से कोई एक, कई बार सिंपल एक भी गिवन होता है, यू वेजेस एंड सैलरीज. कई बार एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऐसे स्कीम होता ही नहीं है क्वेश्चन में तो उसे 0 ले लेंगे. लेकिन जब भी आप फॉर्मूला कहीं पर यूज करोगे बेटा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का, आप करोगे ये तीनों के तीनों कॉम्पोनेंट्स जरूर उसके ऐड करोगे.
जो नहीं दे रखा कंपोनेंट, इन तीनों में से कोई एक आधा नहीं दे रखा, टेक इट 0। नेक्स्ट बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बेटा आपको कैलकुलेट करना होगा। और कैसे कैलकुलेट करोगे आप? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। बेटा रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी ये अगर गिवन होंगे तो डायरेक्टली गिवन होंगे। मैं 3 के बारे में बात कर रही हूँ, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। अगर बेटा ये क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे तो ये आपको तीनों डायरेक्टली गिवन होंगे, ठीक है, मतलब नाम से अपने गिवन होंगे। लेकिन प्रॉफिट एक ऐसी चीज है, ये आपको इनडायरेक्टली भी गिवन हो सकता है। प्रॉफिट बेटा कैसे कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है ये 3 चीजें ऐड करके, डिविडेंड प्लस प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स एक ही बात है, या डिविडेंड टैक्स एक ही बात है, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं बेटा। या कई बार क्वेश्चंस में इसकी जगह पे आपको क्या दे रखा होता है? सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये तीनों चीजें आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या क्या गिवन है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएस स्कीम्स। देखो बेटा यहाँ पर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है। आपको क्या करना होगा? उसके 3 कंपोनेंट्स दे दिए गए हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के, आपको इन तीनों को ऐड करना होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं गिवन है डायरेक्टली, है ना। सो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे टू गेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। बट प्रॉफिट भी यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है। और हमें पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा? प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे गिवन है, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो निकाल लेंगे यहाँ पे प्रॉफिट। और आपको क्या गिवन है बेटा? मिक्स्ड इनकम गिवन है, NFIA गिवन है। हाँ यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, जरूरी नहीं है क्वेश्चंस में हमेशा मिक्स्ड इनकम गिवन हो। अगर मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं होती है तो आप उसे 0 मानकर आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएस स्कीम्स। तो बेटा हमने वैल्यूज पुट कर दिया है 50,000, 20,000, 10,000। तो हमारे पास क्या आ गया? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 80,000। हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है बेटा NDP एट FC और उसके लिए हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए। नेक्स्ट बेटा प्रॉफिट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स करके। ये वैल्यूज हमें सारी गिवन है, हमने सब्सटीट्यूट कर दी। तो प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया बेटा 6,000। नेक्स्ट अब ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालते हैं? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट। सो रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5,000। प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी, वो क्या है? 6,000। तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 11,000। नेक्स्ट बेटा NDP एट FC का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसी के लिए हमें चाहिए था ना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमने कैलकुलेट किया है अभी 80,000, ऑपरेटिंग सरप्लस भी कैलकुलेट कर चुके हैं 11,000, मिक्स्ड इनकम बेटा क्वेश्चन में गिवन है 4,000। सो NDP एट FC कितना आ गया? 95,000। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है NNP एट FC। सो NDP एट FC में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे NFIA। सो 95,000 प्लस 6,000 विच इज 1,01,000। तो यहाँ पर हमारी नेशनल इनकम कितनी आ चुकी है बेटा? 1,01,000। तो आई होप आपको इनकम मेथड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं? वैल्यू एडेड मेथड से। अब हम बात कर रहे हैं बेटा वैल्यू एडेड मेथड। तो इसके लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। नंबर 1 GVO एट MP। बेटा GVO एट MP को हम ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट या वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं। तो GVO एट MP हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल्स और चेंज इन स्टॉक को क्या करना है बेटा? ऐड करना है।
उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है GVA एट MP, और GVA एट MP क्या होता है? GVA एट MP होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? GVO एट MP में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको क्या करना है बेटा? माइनस करना है। नेक्स्ट बेटा, अब आपके आगे के रूल्स चलेंगे। जैसे आपको NVA एट FC कैलकुलेट करना है, तो GVA एट MP हमारे पास है, G से N पर जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, MP से FC पर जाना है तो NIT माइनस। आगे बेटा, अगर आपको इससे NDP एट FC कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? NVA एट FC का सम कर देंगे। जब भी हम किसी VA का सम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? DP आता है। तो जैसे आप यहाँ पे NVA एट FC का सम करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? NDP एट FC। उसके बाद हमें NNP एट FC कैसे कैलकुलेट करना है? यूजिंग NDP एट FC। NDP एट FC में हम NFIA बेटा ऐड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? NNP एट FC। तो आइए बेटा क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है NVA एट FC। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? हमें सेल्स दे रखी है 1 लाख, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, NIT दे रखा है, NFIA दे रखा है, जो कि एक टोटली डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं बेटा, GVO एट MP सबसे पहले निकलता है वैल्यू एडेड मेथड से, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1 लाख प्लस 5,000 विच इज 1,05,000। तो हमारे पास GVO एट MP आ चुका है बच्चे, कितना? 1,05,000। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है? GVA एट MP कैलकुलेट करना। GVA एट MP कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? GVO एट MP में इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो 1,05,000 माइनस 20,000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें गिवन है बेटा 20,000 क्वेश्चन में, और GVO एट MP तो हमने अभी कैलकुलेट ही किया था 1,05,000। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 85,000 रुपीज हमारे पास GVA एट MP आ गया है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा NVA एट FC यूजिंग GVA एट NP। तो GVA एट NP में से हम डेप्रिसिएशन एंड NIT को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ताकि हम NVA एट FC कैलकुलेट कर सके। तो 85,000 माइनस डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 1000, NIT हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा 3000, सो इट इज 81,000। सो NVA एट FC इज 81,000। तो बेटा अब हम बात करेंगे कि कौन सी चीजों को आपको कंसीडर करना है, कौन सी चीजों को आपको माइंड में रखना है जब आप वैल्यू एडेड मेथड को यूज करोगे फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो बेटा सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि आप सबसे पहला स्टेप है GVO एट MP निकालने का, और उसमें आपको सेल्स चाहिए, क्योंकि आप सेल्स और चेंज इन स्टॉक को क्या करते हो? ऐड करते हो टू गेट GVO एट MP। तो बेटा सेल्स जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हमेशा डायरेक्टली गिवन हो। कई बार आपको क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, प्राइस पर यूनिट आपको दे दिया एंड क्वांटिटी सोल्ड या आउटपुट दे दिया। तो आपको क्या करना है? उन क्वेश्चंस में आपको सेल्स खुद कैलकुलेट करनी है प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड करके, या आउटपुट जो भी आपको गिवन होगा। सो लेट्स सपोज बेटा प्राइस पर यूनिट आपको गिवन है 10 रुपीज क्वेश्चन में, एंड क्वांटिटी सोल्ड आपको गिवन है 200 यूनिट्स। तो आप सेल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? सेल्स इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड, तो 10 इंटू 200 विच इज 2000। तो सेल्स कितना आ गया बेटा? 2000। नेक्स्ट बेटा, कई बार क्वेश्चन में आपको एक्सपोर्ट्स भी गिवन है और सेल्स भी गिवन है, तो आपको क्या करना है? एक्सपोर्ट बेटा ऑलरेडी सेल्स के अंदर होते हैं, तो आपको एक्सपोर्ट्स को इग्नोर करना है और सेल्स को आपको कंसीडर करना है। तो एक्सपोर्ट अगर गिवन होगा, जब आपको सेल्स भी गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको एक्सपोर्ट्स को कंसीडर नहीं करना है। नेक्स्ट बेटा, अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स गिवन है और साथ में एक्सपोर्ट्स गिवन है, फिर आपको डोमेस्टिक सेल्स को कंसीडर करना है, आपको डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को ऐड करना है, तब आपके पास क्या आएगा? उस केस में सेल्स आएंगी। नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि आपको चाहिए होता है GVA एट MP को कैलकुलेट करते टाइम। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेटा इसके अदर नेम्स हैं, एक है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स या इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स।
और बेटा और क्या चीजें ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड, और आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स गिवन है और साथ में इंपोर्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स भी गिवन है, तो आपको क्या करना है बेटा, इंपोर्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को इग्नोर मारना है, क्योंकि परचेज के अंदर इंपोर्ट भी ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। तो परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आप सिर्फ लेंगे, वही आपका क्या रहेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो इंपोर्ट्स हैं उसे आप क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक परचेजेस दे रखी है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की और इंपोर्ट्स दे रखा है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का, तो आपको वहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन खुद कैलकुलेट करना होगा। और कैसे कैलकुलेट करना होगा, डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स को ऐड करके। नेक्स्ट बेटा, कई बार क्वेश्चन में आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स भी गिवन होता है और परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स भी गिवन होता है, तो मेक श्योर बेटा हमें परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेना है। रॉ मटेरियल को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट बेटा, अगर क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दे रखा है, पावर चार्जेस दे रखा है, लेकिन इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में क्या गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर चार्जेस, बट इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर चार्जेस को बेटा ऐड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है एनवीए एट एफसी, और आपको क्या क्या गिवन है, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी सोल्ड। तो ये किस लिए गिवन है, ये आपको गिवन है सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सेल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो, प्राइस पर यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर देते हो क्वांटिटी सोल्ड से, यानी कि यहाँ पर बेटा हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास सेल्स कितनी आ जाएंगी, 20,000 रुपीज हमारे पास सेल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट बेटा, डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक हम यूज करते हैं चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए। डिक्रीज इन स्टॉक का मैंने आपको बताया, आपको क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। यहाँ पर 3000 है, आप -3000 कर दोगे, ये आपका क्या आ गया बेटा, चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट बेटा, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स अदर नेम है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, ये आपको क्या दे रखी है यहाँ पे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेक्स्ट बेटा, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आपको ये 1000 जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है बेटा, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स। सो एनआईटी के लिए इसको हम यूज नहीं करेंगे। जीएसटी, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्या है बेटा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको कंसीडर किया जाएगा एनआईटी को कैलकुलेट करते टाइम। सब्सिडी गिवन है और एनएफआईए गिवन है विच इज 6000। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन के आंसर पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने सेल्स निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, जीवीओ एट एमपी कैलकुलेट करना होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। सो जीवीओ एट एमपी कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले सेल्स भी चाहिए और चेंज इन स्टॉक भी चाहिए। सो हमने पहले क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर सेल्स और चेंज इन स्टॉक। तो बेटा सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको अभी बताया, प्राइस पर यूनिट इंटू क्वांटिटी सोल्ड। सो 20 इंटू 1000 विच इज 20,000। तो यहाँ पर सेल्स कितना आ गया, 20,000 रुपीज। डिक्रीज इन स्टॉक बेटा दे रखा है 3000, इसका साइन चेंज कर देंगे टू गेट चेंज इन स्टॉक। सो चेंज इन स्टॉक इज -3000। और अब बेटा अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, अब हमने कैलकुलेट कर लिया जीवीओ एट एमपी विच इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सो सेल्स की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी 20,000, चेंज इन स्टॉक कितना है -3000। तो यहाँ पर बेटा जीवीओ एट एमपी आपका आ चुका है 17,000। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं बेटा जीवीए एट एमपी। सो जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू जीवीओ एट एमपी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो 17,000 माइनस 5,000 सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में। सो बेटा हमारे पास जीवीए एट एमपी कितना आ गया, ₹12,000। अब बेटा अब हम कैलकुलेट करेंगे एनवीए एट एफसी। एनवीए एट एफसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, जीवीए एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। एनआईटी क्वेश्चन में बेटा इनडायरेक्टली आपको गिवन है,
NIT कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सो IT की जगह हमें GST गिवन है, तो GST की वैल्यू हमने पुट कर दी 2000 माइनस सब्सिडीज है बेटा 4000, तो NIT कितना आ गया, NIT आ गया -2000। तो यहाँ पर GV एट MP 12,000, डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से, तो 1000 माइनस NIT बेटा -2000 हमने पुट कर दिया। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास NV एट FC कितना आ चुका है बेटा 13,000। तो यहाँ पर आई होप स्टूडेंट्स आपको वैल्यू एडेड मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स। अब ये डिफ्लेटर होता क्या है या ये प्राइस इंडेक्स होता क्या है बेटा, ये जो टूल है डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स, ये हम यूज करते हैं नॉमिनल से रियल कैलकुलेट करने में, रियल से नॉमिनल कैलकुलेट करने में। अब नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल बेटा वो वाली चीजें होती हैं जो करंट ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट की जाती हैं। करंट ईयर मतलब जो ईयर अभी चल रहा है, जैसे 2022 इज अवर करंट ईयर, ये ईयर अभी चल रहा है, इसके प्राइसेस यूज करके अगर हम जो भी चीज कैलकुलेट करते हैं उसे क्या बोला जाएगा बेटा, नॉमिनल बोला जाएगा। रियल बेटा कौन सी आइटम्स होती है, रियल वो वाली आइटम्स होती है जिसकी कैलकुलेशन बेस ईयर के प्राइसेस पर बेस्ड होती है। बेस ईयर क्या होता है बेटा, बेस ईयर होता है जो ईयर जा चुका। लेट सपोज 2018 के प्राइसेस को अगर मैं यूज करके कोई चीज कैलकुलेट करती हूँ तो वो क्या है बेटा, वो है रियल। क्यों, क्योंकि बेस ईयर है 2018, 2018 क्या हो चुका है, जा चुका है बेटा। सो कांस्टेंट प्राइसेस भी हम बोलते हैं बेस ईयर प्राइसेस को। तो कोई भी चीजें कांस्टेंट प्राइसेस पर या बेस ईयर प्राइसेस पर हमने वैल्यू की है उसे क्या बोलते हैं बेटा, हम रियल बोलते हैं। तो डिफ्लेटर आपको किसी भी चीज का निकालना हो या आपको प्राइस इंडेक्स निकालना हो, फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल को डिवाइड करो बेटा उसके रियल से और इनटू में 100 कर दो। जैसे आपको GDP डिफ्लेटर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है GDP डिफ्लेटर का, नॉमिनल GDP अपॉन में रियल GDP इनटू 100। अगर आपको NNP का डिफ्लेटर निकालना है तो आपको क्या करना है, नॉमिनल NNP अपॉन में रियल NNP इनटू 100। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का डिफ्लेटर निकाल सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है जिस भी चीज का डिफ्लेटर निकालना है, जैसे यहाँ पे GDP का निकाला तो नॉमिनल के साथ भी क्या लिखा GDP, रियल के साथ भी क्या लिखा GDP। तो नॉमिनल अपॉन में रियल इनटू में क्या कर देना है, 100 कर देना है डिफ्लेटर निकालने के लिए। आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बेस्ड। नॉमिनल GDP जैसे बेटा आपको दे रखा है 500 करोड़, रियल GDP आपको दे रखा है 250 करोड़, और आपको क्या बोला गया है GDP डिफ्लेटर कैलकुलेट करना है। तो GDP डिफ्लेटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, GDP डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल GDP अपॉन में रियल GDP इनटू 100। तो 500 अपॉन में 250 इनटू 100, तो यहाँ पर कितना आ गया, 200 आ चुका है GDP डिफ्लेटर। नेक्स्ट, ये CBSE का जो टर्म 2 का सैंपल पेपर है, ये बेसिकली उसका क्वेश्चन है। रियल GDP बेटा आपको दे रखा है ₹500 करोड़ एंड प्राइस इंडेक्स आपको दे रखा है 125। नॉमिनल GDP आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल GDP अपॉन में रियल GDP इनटू 100। सो प्राइस इंडेक्स की जगह पर हम 125 पुट कर देंगे, हमें इसकी वैल्यू गिवन है। नॉमिनल GDP एज इट इज रहने देंगे क्योंकि इसे हमें कैलकुलेट करना है। और रियल GDP क्या है, रियल GDP है 500 करोड़। तो रियल GDP की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 500 करोड़ एंड इनटू में 100। तो इसे कैलकुलेट कर लिया हमने, ये 0 से 0 कट गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 करोड़ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नॉमिनल GDP कितना आ चुका है हमारे पास, नॉमिनल GDP आ चुका है बेटा 625 करोड़। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक के लिए आप वीडियो चाहते हैं ताकि हम उसी टॉपिक्स पर आपके लिए वो वीडियोस क्रिएट करें। और इस टाइप का कंटेंट जो कि आपको टर्म 2 एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ये अगर आप और भी चाहते हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।